मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। पशु मेले में जाते हैं तो जैसे मेले जितने भी लगते हैं सभी मेलों की खास अहमियत होती है। मेला किसी खास ओकेजन पे लगता है, जैसे दशहरा का मेला लगेगा, रामनवमी का मेला लगता है, खिचड़ी का मेला लगता है, कहीं पशु मेला लगता है। तो जो मेला लगता है उस मेले में जिस तरीके का मेला लगता है उसी के तरीके के लोग वहाँ ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा मतलब इतने ज़्यादा आते हैं कि पूरी व्यवस्था बनानी पड़ती है, पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या। ये किसान मेला है। मेरी बात आप समझ गए आपको? एक तो इसका दिन फिक्स होना चाहिए, साल भर में कब लगेगा। तीन दिवसों किसान मेला लगना चाहिए और हर साल उसी तिथि पर लगे। और इस मेले का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हम देश को कृषि प्रधान कहते हैं और किसान सबसे ज़्यादा इस बात की शिकायत करता है कि हमारी सुनी नहीं जाती है। और मुश्किल ये है कि वो अपनी सुनाना भी नहीं चाहता। समस्या सभी तरफ से है। जब कृषि मेला हो या किसान मेला हो तो किसान मेले का उद्देश्य ये है कि हम कृषि की कितनी बेहतरी, खेती की कितनी बेहतरी कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि खेती के लिए जैसे एक प्रोफेशन होता है, कोई मैकेनिक है, आपका फिटर अगर आता है या आपके घर पे फिटिंग करने, तो आप उससे उम्मीद रखते हैं कि वो सब कुछ करेगा, यानी फिटिंग के सारे काम करेगा। ये नहीं करेगा कि आएगा, देखेगा और अपने किसी चेले को भेज देगा कि वो जाके करेगा, फिर उसका चेला नहीं करने पावे तो फिर वो फिर जाएगा, फिर दूसरे चेले को भेजाएगा। ऐसा तो कोई नहीं सोचता। नहीं, हमारी किसानी में बड़ी समस्या आ गई है। पहले किसान कहता है मैं किसान हूं, मैं खेती करूंगा, फिर खेती में किसी और को लगाता है कि तुम मेरा ये काम करवा दो, या फिर मजदूर लगवाता है और खुद खेत से दूर बैठा है। सभी नहीं, पर अब ज़्यादातर एक चलन आने लगा है। कारण क्या है कि देश में एक बीमारी है जो बड़ी तेजी से फैल रही है, वो है साहबी। सबको साहबी चाहिए। किसान के बेटे को भी साहबी चाहिए। किसान भी कहता है कि क्या करोगे, कोशिश करो कहीं नौकरी मिल जाए। अब मुश्किल ये भी है कि मालिक बनने वाला जो स्वाभिमान था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पर सिर्फ यही समस्या नहीं है, समस्या दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, इतनी सारी मुझे दिखती हैं। अब आदमी दाम लगाता है अपने खेत का, कहता है कि सड़क के किनारे आ गई तो दाम बढ़ गया है इसका। किसी खेत का दाम सबसे ज्यादा कब होता है? जब वहां से एक सड़क निकल जाती है पक्की। जितनी चौड़ी सड़क उतना ज्यादा दाम। काहे? इसलिए कि उसकी प्लाटिंग होगी और प्लाटिंग करके खेत बेचा जाएगा, तो जितनी चौड़ी सड़क होगी उतना ज्यादा खेत का पर स्क्वायर मीटर दाम ज्यादा होगा। तो आप बेचेंगे, जो जमीन आपकी 10 लाख रुपए बीघे जा रही थी, अब वो 5 करोड़ रुपए बीघे हो गई। तो अब 5 करोड़ रुपए बीघे हो गई तो भाई, या 10 करोड़ हो गई तो तुरंत बेच दो। एक मुर्गी जो सोने के अंडे देती थी, उसके अंडे ज्यादा बड़े होने लगे तो मुर्गी ही बेच दो। ये बहुत बड़ी समस्या आने लगी है। मैं जहां देख रहा हूं, जहां एक जगह प्लॉटिंग होते हुए देख रहा हूं, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। हमारे खेत बड़ी तेजी से खत्म हो रहे हैं और हमारी भूख बढ़ती जा रही है। आप एक अंदाजा लगाइए, सुबह से शाम तक आदमी जितना खाता था उससे ज्यादा खा रहा है, ज्यादा खा रहा है। अलग अलग वैरायटी के खा रहा है। वो भी खा रहा है जो पहले कभी खाता नहीं था। तो खाने का शौक, खाने की वैरायटीज, खाने का चलन बढ़ने लगा है और खेत कम हो रहा है। वो आएगा कहां से? जानवर आपके कम हो रहे हैं, खेत आपका कम हो रहा है। और जांगर एक चीज कहते थे, किसान जब अपने खेत से जुड़ता था तो दिन रात अपने खेत के ही आसपास घूमता था। जैसे उस अपने बच्चे के आसपास, जब बच्चा छोटा होता है तो बढ़ता है, जैसे जैसे फसल उसकी बढ़ती थी ना, वैसे वैसे उसके आसपास घूमता था, मंडराता था।
जैसे बच्चे को डर लगता है कि कहीं गिर न जाए, ठोकर न लग जाए, वैसे ही अपनी फसल के आसपास हरदम मंडराता रहता था कि फसल को कहीं कोई नुकसान न पहुंचे। आप लोग खुद से पूछना, आप लोग क्या अब ये करते हैं? किसी से पूछ लिया है? कोई भी? अब कितने दिन बाद अपने खेत में जाते हैं? मुझे कहने की जरूरत नहीं है, खेती आपको पढ़ाने नहीं मैं खड़ा हुआ हूं, न खेती आपको पढ़ा पाऊंगा। मैं तो सिर्फ मेरे दिमाग में चंद सवाल हैं, रोज आते जाते देखता रहता हूं। कृषि खेती बहुत गंभीर मसला है, ये इतना हल्का नहीं है। कह देते खेती में रखा क्या है, खेती करोगे क्या? किसी पढ़े लिखे से बात करिए तो उसके, और किसी कम पढ़े लिखे से, या अब अनपढ़ तो बहुत कम लोग रह गए होंगे उम्मीद करता हूं, लेकिन अगर जो होंगे वो भी कहेंगे कि खेती रखा क्या है। और जब सारे खेती को नीची नजर से देख रहे हैं तो हमारे देश में एक बीमारी है छुआछूत की, बहुत पहले से चली आ रही है, खत्म हो गई लेकिन आज भी नजरों में हमारी बची हुई है। जब किसी चीज के बारे में लोग खराब 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 बोलना शुरू करते हैं तो लोग सभी अपनी नजर से उसे खराब ही देखना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चे को ही आप कहेंगे कि बड़ा खराब है तो आप दूसरे से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो आपके बच्चे को बहुत इज्जत की नजर से देखेगा। तो प्रॉब्लम यहां है। मेले में आज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अब सबको सोचने और समझने की जरूरत है कि खेती को ज्यादा गंभीरता से अब आप लेना शुरू करिए। आगे आने वाला समय बड़ा कठिन आने वाला है। जिस तरीके से सब खाए जा रहे हैं और खेती को खत्म किए जा रहे हैं, मुश्किल है, अन्न नहीं मिलने वाला है। आप देखिए ना, प्लॉटिंग जिस तरीके से हो रही है, एक आदमी को एक प्लॉट चाहिए, दूसरे को दूसरा, तीसरे को तीसरा। हम ये नहीं सोचते कि बिल्डिंगें ऊंची भी बनती हैं। दिमाग में आज भी गंवई दिमाग बना हुआ है। गंवई दिमाग क्या है? गंवई दिमाग ये है, जैसे मेरे में भी है, गंवई दिमाग ये होता है कि मेरा एक 4 कमरों का घर होगा, उसके आगे सहन होगी, सहन के आगे रास्ता होगा। दिमाग में सबके यही है, वो गंवई दिमाग है। गांव में ऐसे ही होता है ना, सहन भी होनी चाहिए, उसारा भी होना चाहिए, और जो हमारी जो एक्टिविटी है, जो हमारी गतिविधि है, वो उस तेजी से शहरी भाग रही है जितनी होनी ही नहीं चाहिए। तो अगर आपको शहरी होना है तो शहरी हो जाओ, गंवई होना है तो गंवई हो जाओ। दोनों मिक्सर क्यों चल रहे हैं? और जब तक ये खिचड़ी पकती रहेगी तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं खेती को उतनी गंभीरता से लेना चाहता हूं जितनी कि हमारी पूरी जनसंख्या जिस तेजी से बढ़ रही है उसको मैनेज करने के लिए जरूरी हो। और ये बात मेरी आप नोट कर लीजिएगा, कल को खेतीहर सबसे महंगा आदमी होने वाला है, जिसके पास खेती की जमीन है। खेती की जमीन जिस तेजी से खत्म की जा रही है, हमारे लिए आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या पैदा करने वाला है अन्न का। और आप जिस एरिया में बैठे हैं उस एरिया में ज्वार बाजरा, यानी जो आप अभी प्रचार कर रहे हैं ना कि लोगों को श्री अन्न खाना चाहिए, एक्चुअली में श्री अन्न ही उगता था यहाँ। ज्यादा जई और जौ उगते थे, और गेहूं बाद की कहानी है, चावल तो बहुत बाद की कहानी है। ये ज्यादा समय नहीं गुजरा, 70 से 80 के दशक में सारी चीजें बदली हैं। बाजरा ज्वार, वही मैं कह रहा हूं, गेहूं बाद की कहानी है। अच्छा, आप तिलहन बोते थे, आप दलहन बोते थे, तिलहन दलहन खत्म। अब जब ये सारी चीजें खत्म, ये कहानी है, तो एक चीज की तरफ और आपका ध्यान देना चाहूंगा। मैं पहले भी कहता रहा हूं, फिर कह रहा हूं, आपने दलहन खत्म कर दी, तिलहन खत्म कर दी, ज्वार बाजरे खत्म कर दिए, वापस धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ला रहे हैं। मकई आपने खत्म कर दी, अब धीरे धीरे खत्म ही है। अब हाँ, ज्वार बाजरा कम चारे के तौर पे चल रहा। अब एक बात बताइए, दाम कितना है? जो लोग रोज गूगल करते हैं, अभी आप गूगल कर लो, हम उसकी जगह जो बो रहे हैं, दलहन की जगह यानी दालों की जगह, और तिलहन यानी तेल देने वाली फसलों की जगह हम बोते हैं गन्ना, हम बोते हैं चावल, हम बोते हैं गेहूं, हम बोते हैं आलू, कुछ प्याज, और बाग तेजी से हम काटते जा रहे हैं। क्यों? प्लॉटिंग होगी वहां पे, जो बाग सपोर्ट करता था वो भी। ये जो सारी चीजें खत्म हो रही है, जो सारी चीजें आ रही हैं, दोनों के बीच का अंतर कितना है? गन्ने का रेट निकाल लो आप,
जो आप बेचते हो, चलो छोड़ दो बेचने का, गन्ने का प्रोडक्ट जो आप खरीदते हो उसका रेट निकाल लो, जो गुड़ खरीदते हो या चीनी का रेट निकाल लो आप, चीनी का दाम कितना है और तेल का दाम कितना है, दोनों को मिला लो। या फिर दाल का दाम कितना है और चीनी का दाम कितना है, मिला लो। चीनी महंगी की दाल, चीनी महंगी की तेल और दाल, और महंगी भी इतनी कि 1.5 गुना 2 गुना का अंतर है, वो हमने खत्म कर दी, उसकी जगह बोने लगे। हमारा सौदा कितना पक्का है। असल चीज अब किसानी की नहीं, इसी दिमाग लगाने की। पहली बात तो यह कि खेती दिमाग का काम नहीं है, यह सबसे बकवास बात है। सबसे ज्यादा दिमाग खेती में लगना है। खेती फसल उगाना भी है, मेहनत भी है, व्यवसाय भी है और विज्ञान भी है, सब कुछ एक साथ। तो आपने सौदेबाजी क्या की, 300 रुपए किलो वाली चीज जो आप उगाते थे उसको खत्म करके आपने उगाना शुरू किया 50 रुपए, 60 रुपए या 70 रुपए वाली चीज। और फिर आप कहते हैं कि खेती घाटे का सौदा है। खेती में घाटा किसने किया? आपकी सोच ने, आपने। क्यों? गन्ना आराम की फसल है, एक बार बो देने के बाद खाली सरकारी ऑफिस में दौड़ना है कि आजकल जानवर फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, बाकी का काम तो गन्ना अपने आप कर लेगा। ट्यूबवेल पड़ा हुआ है, अपनी बोरिंग है, पानी खोल दो, नाली में जाता है। अब तो वो रबर वाले पाइप आ गए, डाल दो और पानी चला दो, रात भर सोए रहो, क्या ही दिक्कत है। बीच में आप जाना भी नहीं है देखने कि कहीं पानी बह तो नहीं रहा है। कितना आराम है, इतने आराम से गन्ना उगा रहे हैं। काहे को मेहनत करेंगे? अगर सरसों बोएंगे तो सरसों बढ़ेगी, बढ़ने के बाद गिरने की संभावना रहेगी कि गिर न जाए, तो उसके लिए डंडियां लगानी पड़ेंगी, जुगाड़ जुगत करना पड़ेगा। दिन भर का लंपट लफड़ा कौन पाले? खत्म मामला। गन्ना बो, आलू बो दो, मिट्टी चढ़ाने के बाद कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मिट्टी चढ़ाने की जहमत उठानी पड़ती है, जब उठता है बाकी उसके बाद एकदम सब समस्या का समाधान है। रुक जाइए, अभी आपको से भी पूछूंगा। अब प्रॉब्लम दूसरी भी है, खेती रोजगार है ना, तो रोजगार में रोजगार तो पूरा होना चाहिए। बनिया अगर अपनी दुकान पे बैठता है तो ये तो नहीं करता कि सवेरे का काम कर ले, सवेरे थोड़ा सा बिक जाए, फिर शाम को थोड़ा सा बिक जाए, फिर कोई बात नहीं, बाकी दिन दुकान पे नहीं बैठेगा। किसान क्या करता है? एक बार अपनी फसल बो लेता है, फिर बीज डालने के बाद खाद डालने जाता है, कीटनाशक डालने जाता है, पानी डालने जाता है, बीच बीच में कभी कभी जाता है। उसके बाद किसी ने कह दिया तुम्हारी फसल जानवर नुकसान करा रहे हैं, तो एक कौवा टांगने जाता है। यही है ना? मैं अगर कहीं गलत हो रहा हूं तो आप लोग खुद से समझ लेना। यानी दुकान पे अपनी हम कब जा रहे हैं? जब जब हमारी मर्जी, जरूरत देखते हैं कि हाँ बीच में पड़ सकती है, तब जा रहे हैं और कहते हैं कि घाटे का सौदा है। मैंने जो देखा है, गन्ने के भी खेत को देखा है। गन्ने के किनारे पटसन बोते थे, पटुआ जिसकी रस्सी बचती, पटसन बोते थे। फिर किनारे बहुत सारी फसलें बोते थे और ऐसी चीजें करते थे कि गन्ने के तैयार होने तक 3-4 काम उनके हाथ में आ जाते थे। ये जो जाड़ा हुआ करता था, जाड़े में ज्यादातर तालाबों में पटसन डाल के पड़ा हुआ रहता था। इस समय जो खेती हो रही है, जो फसल बोई हुई है, तो फसल के बोने के साथ साथ किसान खेत पे बैठ के अपने रस्सी भी बुन रहा होता था, खाट भी लगा रहा होता था। मैं पुराने दौर में आपको जाने को नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अपनी जो काम है उसको 24 घंटे में कितनी देर आप कर रहे हैं। आपका प्रोफेशन यानी एक रोजगार आपको मिला है, उस रोजगार में कितनी देर के लिए आप बैठ रहे हैं। पहले किसान ज्यादा बैठता था, लेकिन तब विज्ञान का सहारा नहीं था, सुविधाओं का सहारा नहीं था। अब सुविधाएं और विज्ञान आ गया तो किसान खेत से बाहर। कुछ न करो, ऐसा कुछ न करो जिससे आपको खेत में बैठना पड़े। पहले उसकी झोपड़ी भी वही रहा करती थी, एक छोटी सी। बड़े किसान की भी एक छोटी झोपड़ी खेत के पास जरूर रहती थी, जहां पे एक उसका बेड रहता था, पानी का मटका रहता था, गिलास रहती थी
और एक टिफिन रखा रहता था, कभी कभार जरूरत पड़ती थी तो टिफिन से खाना आता। अब वो गायब। और वहीं पर एक पानी रखा रहता था, उसमें मिट्टी के पात्र में, जब वो रस्सी बढ़ता था तो कभी कभी बीच में से पानी में हाथ लगा देता था। यही टोटल उसका था। ये मैं क्यों कह रहा हूं? वापस आपको रस्सी बुनने के लिए नहीं जाने को कह रहा हूं। खेत में जो टोटल खेती आप शुरू से लेके आखिरी तक कर रहे हैं, उसमें कितनी देर आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? एक आदमी अगर दुकान पे बैठा है तो कितनी देर इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए? जितना आप करेंगे उतना ही तो आप तनख्वाह लेंगे। खेती में आप कितनी देर लगा रहे हैं जिसकी तनख्वाह आप लेना चाह रहे हैं? प्रॉब्लम यह है कि खेती से श्रम गायब हो रहा है। मशीनें आ रही हैं, श्रम गायब हो रहा है। और जो जिक्र मैंने आपसे किया कि पटसन का रस्सी निकाल के रस्सी बनाता था, वो इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आज हम पराली की समस्या से जूझ रहे हैं। पराली, किसान, जब पहले पराली का इस्तेमाल किस लिए होता था? वो कई वजहों से होता था। पराली, जिनके ज्यादा पशु होते थे तो वो जब धान पीटा जाता था तो थोड़ा सा उसको हवा दे के और काटते थे, छांट के उसको, जैसे कहते मशीन में छांटना है, और हरे चारे, जिस समय हरा चारा बहुत होता है, हरे चारे में मिला के खिलाते थे। लेकिन कुछ पुआल पराली रखते थे अलग से, किस बात के लिए? जब गेहूं कटेगा तो बोझा कैसे बनेगा? तो या तो पहले से ही पराली को हाथ से बढ़ के और भूसे में डाल देते थे कि निकालेंगे और पानी में डाल के, उसको पानी में डाल के मजबूत हो जाता है, फिर उसके बाद जाके उससे बांधेंगे। या फिर ये हमारा था मैनेजमेंट। अभी मैनेजमेंट एकदम खत्म हो गया। आप किस तरफ भाग रहे हैं? सरकार ने कहा सोलर पंप में सब्सिडी है, सारा किसान सब्सिडी की तरफ। इस बीच में सब्सिडी है, सारा किसान उस तरफ। भाई कहीं पे मतलब कोई कह दे कि फलां चीज फ्री है, जहर फ्री है, तो जहर की तरफ निकल लो। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप योजनाओं का लाभ न लीजिए, बहुत अच्छा है, पर क्या छोड़ के लीजिए? कोई भी चीज में अनुदान मिल जाए तो आप अनुदान के पीछे भागेंगे या अपनी व्यवस्था देखेंगे? उस व्यवस्था में वापस आने की जरूरत है, चाहे आप पीछे वाले दिनों में जाए ना जाए। कि एक किसान अपने साल भर का मैनेजमेंट करके रखता था, तब उसको, वो पढ़ा लिखा नहीं था पर हिसाब किताब उसको पक्का आता था। कितने दिन तक उसका चावल, उसका गेहूं के अलावा जितनी मड़वा, कोदो वगैरह जितनी चलेगी, उन सब चीजों का हिसाब, कितने दिनों की सब्जी कौन कौन किस किस खेत में निकलेगी, जो घर के पास वाला खेत होता था या हैंडपंप के पास वाला या ट्यूबवेल के पास वाला, वहां वो सब्जी बोता था, फूल भी लगा लेता था। सब्जी की खेती पूरे साल कैसे चलेगी, कितनी कम सब्जी खरीदनी होगी, मसाले कितने खरीदने होंगे। दाल, सबसे बड़ी व्यवस्था दाल की थी। सबके पास अरहर नहीं होता था, या होता था तो कम होता था, उगाते थे। तो अरहर खाने वाले जो अरहर की दाल खाते थे, वो अरहर, थोड़ा उड़द, थोड़ा मूंग, थोड़ा, इतनी सारे तरीके की दालें होती थी। और ये सीजन जो होता था, मटर ही मटर में और चने ही चने में जाता था। मटर की हरी दाल या चने की हरी दाल। ये इसलिए बता रहा हूं, ये है हमारा मैनेजमेंट। पहले अपना घर पूरा करेंगे, अपने घर की व्यवस्था पूरा करेंगे, साल भर का बजट बनाएंगे, उसके बाद जो खेत बच रहा है उसमें से हम व्यवसाय करेंगे। व्यवसाय भी कैसे करेंगे? क्या चीज बाहर ज्यादा आसानी से बिक जाएगी और ज्यादा महंगे दाम में बिकेगी। अभी क्या है, कोई हिसाब किताब नहीं। मैं एग्रीकल्चर के डेटा इकट्ठा कर रहा हूं। मैं इस समय पूरे मंडल की एग्रीकल्चर की प्लान फिर से बनाने जा रहा हूं। जैसे जैसे डेटा इकट्ठा हो रहा है, मुझे कई बार लगता है, जब हम और आप कहते हैं कि अंग्रेज बड़े सही थे, हर एक चीज सही करते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हम करते थे, हम व्यवस्थित थे, हमारे पास हर चीज का हिसाब होता था। वो हमसे ले जाते थे, इसलिए ले जाते थे कि उनको लगान वसूलना होता, और हम खुशी खुशी देते थे। वो लोग जो कहते हैं कि उन्होंने हमें आके सिखाया, एक्चुअली वो हमसे सीख के गए और हम वापस उनसे सीखने के क्रम में आ गए, इसलिए कि हम खुद से अपनी चीजें भुलाते जा रहे हैं। आज जब आप कृषि मेले में बैठे हुए हैं, आप 3 दिन के कृषि मेले के बाद ये सोचिएगा
कि आप यहाँ से लेके क्या जा रहे हैं। जितने एफपीओ से मुझे बड़ी खुशी है, इसमें बहुत सारे लोग फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी या अपना ओन काम कर रहे हैं, और पिछले 3-4 साल में लगातार उनसे मिलता रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे वो प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। एक विश्वास उनके अंदर जग रहा है, इसलिए कि वो फील्ड में दो काम कर रहे हैं, एक तो किसानी का और दूसरे व्यवसाय का। व्यवसाय का मतलब जो मैंने आपको पटसन का उदाहरण दिया रस्सी का, वो है प्रोसेसिंग। आज के दौर में उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। खाली अन्न बेच के या अपना प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का बेच के आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, उसका कुछ न कुछ बनाना पड़ेगा। गन्ना बोया तो गुड़ बनाया, गुड़ का दाम ज़्यादा होगा, गुड़ की कोई और चीज़ बनाई। जैसे मैंने अभी पूछा कि क्या आप लोग गुड़ वो लैया का लड्डू बनाते हैं? नहीं बनता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिकता है दिल्ली के मार्केट में, लखनऊ के मार्केट में, हर एक जगह पे। अब इतना दर्द, इतना बेमतलब का बवाल कौन सिर मोल ले। खास तौर से आपके बच्चे, आपके लड़के कहते हैं खेती नहीं करेंगे कुछ भी कर लेंगे, यानी संविदा की नौकरी कर लेंगे 10,000 की, 15,000 की। अंडर एम्प्लॉयमेंट होने को तैयार है। वो एम्प्लॉयमेंट के नाम पर बस सबसे बड़ा इस समय के व्यवसाय क्या है? दलाली। आसानी से पैसा मिल जाता है, आसानी से सोचते हैं कि लोग पैसा मिल जाता है एक ही बार के झटके में, पता नहीं कितना मिल जाए। क्या वाकई इतना आसान है? उसमें मेहनत नहीं पड़ती। आदमी गर्मी न देखता है, न बरसात, न जाड़ा, न धूप, भागता है। उन्होंने बुला लिया तो उनके टाइम में उन्होंने बुला लिया, जिस जगह बुलाएगा उस जगह जाना, जैसे तरीके की बात करेगा वैसी तरीके की बातें करना, 10 लोगों को खुशामदें करना। क्या इतना आसान है? प्रॉब्लम हमारी यहाँ बैठी है। जो रोग लग गया है ना, एक साहबी का, दूसरी जहन में गुलामी है, जहन में नौकरी वाला भाव है, नौकर का भाव। वो जब तक खत्म नहीं होगा तब तक आप मालिक बनना नहीं सीखेंगे, और जब तक आप मालिक बनना नहीं सीखेंगे तब तक आप किसान नहीं होंगे। पहले जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको पता होगा, पहले कहते थे कि हमारा बेटा नौकरी नहीं करेगा, मालिक रहेगा। नौकरी पे लोग ज़्यादा जोर नहीं देते थे, कहते थे हमारा इतना सारा खेत है, क्यों नौकरी करेगा। नौकरी को अपनी तौहीन समझते थे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि नौकरी करना बुरी बात है, वो भी तो ठीक से नहीं कर रहे। आप मजदूर खोजिए, मजदूर नहीं मिल रहे, मजदूर मिल रहे हैं तो वो भी साहब वाले मजदूर मिल रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो अपना काम करो आप पूरे मन से क्यों नहीं कर सकते। आप खेती में लगे तो पूरे मन से खेती में क्यों नहीं लगते? तो खेती में अगर आप पूरे मन से लगे हो तो क्या नाई बाल काटने वाला आपका यहां से इधर काट, इतना काट के छोड़ दे तो हो जाएगा क्या? भाई नाई जब काटेगा आपका बाल तो पूरा का पूरा काटेगा ना, और फिर बाल काटने के बाद बाल इकट्ठा भी करेगा, उसका डिस्पोजल भी करेगा। आप खेती में ये काम क्यों करना चाहते कि इधर का काट के छोड़ दो, जितना बाल बढ़ रहा है बस उतना ही काट के छोड़ दो, और फिर बाल हम उठाने भी नहीं जाएंगे। आप मेरा मतलब समझ रहे हैं? खेती आप कर रहे हैं पर खेती में पूरी तरीके से दिल से नहीं लगे हैं। एक बच्चे को जब आप बड़ा करते हैं तो कितना समय देते हैं उसके साथ, उतनी ही खेती के साथ समय देने की जरूरत है। तो एक बच्चे के बारे में जब आप बड़ा करने लगते हैं तो आप डॉक्टर के पास ले जाते हैं। कई बार कहते हैं कि जो माँ होती है बच्चे को पैदा करने वाली, जब तक बच्चा अपने पैरों पर हो न जाए, बड़ा भी ना हो जाए, बड़ा हो जाए तो भी आधी डॉक्टर बन जाती हो। बच्चे को कब वो खांसी होगी, कब जुकाम होगा, नज़ला होगा, सब चीज़ों की दवा अपने पैकेट में रखती है, या फिर जो भी घरेलू उपाय है वो बना के रखती है। क्यों? डॉक्टर तो होना नहीं था उसको। आप साफ मना कर देते हैं कि व्यवसाय तो हमारा काम है नहीं, हमारा तो काम खेती था। फसल उगा ली, अब सरकार खोले सेंटर, हमारी फसल ले, हमें पूरा दाम दे। कब तक चलेगा बताइए कि आप सरकार से मांगेंगे कि सरकार हमारी फसल का ये दाम दे। सरकार कहां से लेके आएगी? वापस आप ही के पास। जब आप फसल का दाम मांगते तो आप भूल जाते हैं कि गेहूं, चावल और गन्ने की फसल के आप दाम ऊपर मांगेंगे तो उतना ही दाम लगेगा तिलहन और दलहन का जो आप खरीदते हैं, वो भी तो आपके पास आएगा। क्या उसका किसान नहीं है? कितनी जेब आपकी इतनी
मजबूत रहेगी गन्ना और धान गेहूं बो के कि आप तेल और दालें खरीद सकेंगे, सोच लीजिए। ये तो एक बैलेंस है जो सबके साथ बनता है। जब आप यहाँ बैठे हैं तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, जो वैज्ञानिक आते हैं इतनी दूर से आपको चीजें बताने, हम उनका भी पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते। वजह क्या है? किसानों की संख्या कितनी, जो संख्या है वो मानेगी कितनी इनकी। ज्यादातर लोग कह देते आए हैं पढ़ लिख के, बहुत हमने बहुत देखे, वो वाला बीज बताया था उसमें रोग लग गया। अब क्या है, सब्सिडी वाला बीज आप खरीदेंगे और मुझसे कहेंगे, मेरे पास शिकायत आती है साहब उतना बढ़िया उगा नहीं, इसका जर्मिनेशन बहुत खराब था। आप खुद का मैनेजमेंट क्यों नहीं करते? क्यों किसान किसी चीज के भरोसे रहे? क्या आपकी खेती, मैं कह रहा हूं 4 बीघे खेती अगर कायदे से मैनेज की जाए, आप उसका दोहन करने पर एकदम उतारू न हो जाए एक ही चीज का, अगर आप उसमें वेराइटीज डालें, आप अपनी खेती का सही ढंग से प्रबंधन करें, क्या वजह है कि आप अपने जीने खाने के लिए बेहतर ना हो? थोड़ा सा धैर्य अभी आप धीरे धीरे रखे रहिए। ये जो महंगाई है ऐसे जाने वाली, जिस हिसाब से खेत खत्म हो रहे हैं ऐसे जाएगी। किसकी? खाने की चीज़ों की। असली जो महंगाई बढ़ती है आपको पता है, खाने की चीज़ों से ज़्यादा बढ़ती है। जब खाने की चीज़ें महंगी होती हैं तभी महंगाई का रेशियो ज़्यादा बढ़ने लगता है, और वो महंगाई बढ़ने वाली है। मैंने आपसे कहा ना, सवेरे से लेकर शाम तक जो आपका हिसाब, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पता होगा कि सवेरे का नाश्ता कितने बजे करते थे, दिन का खाना कितने बजे खाते थे, और उसके बाद शाम का खाना कितने बजे खाते थे, और उसके बीच में क्या खाते थे, कितनी बार चाय नमकीन करते थे, कितनी बार पिज्ज़ा बर्गर खाते थे, कितनी बार, मुझको लगता है 3 बार का खाना सफिशिएंट हुआ करता है। अभी आदमी 5 बार 7 बार, मैं घर में सवेरे कई लोगों को जब टॉयलेट जाने से पहले उनको चाय चाहिए, चाय पीते हैं, उसके बाद फिर कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद उनको नाश्ता चाहिए, नाश्ते के बाद आए कमिश्नर साहब तो उनके सामने रखा गया, ये भी खा लीजिए, वो भी खा लेते हैं, फिर जाके लंच भी करेंगे, फिर शाम को चाय भी चाहिए, फिर उसके बाद रात का खाना भी चाहिए, उसके बाद अगर किसी ने ऑफर कर दिया तो मीठा भी खा लेंगे। खाए जा रहे, बॉडी चाहे उसको एक्सेप्ट करे ना करे, हम खाए जा रहे हैं, शुगर हो रहा है, दुनिया भर के ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वगैरह वगैरह सब कुछ, पर हम खाए जा रहे हैं। नई नई चीजें, ये वाला टेस्टी, इतना टेस्टी है, ये वाला इतना टेस्टी है, आएगा कहां से? जानवर आपने एकदम कम कर दिए। मैंने यहां तक कहा, अभी मैं कल काउंटिंग भी करा रहा हूं, जानवर आपने गाय रखे, गाय का बछड़ा हुआ, जब तक वो पहले तो दूध पिलाया, जब तक दूध लेना था तब तक उसको थोड़ा बहुत मुंह मारने के लिए छोड़ा, उसके बाद उठा के उसको फिर बाहर कर दिया। अब बाहर कर दिया तो आपने क्या किया कि आपका खेत यहाँ है तो उस डायरेक्शन में थोड़ी दूरी पर जाके छोड़ा है। उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ, आपने पहचानने से इनकार कर दिया उसको, तो क्या हुआ? घूम फिर के उधर आता है, उधर खेत खाता है, तो कहते पता नहीं कौन लोग बछड़ा छोड़ गए, ये सांड छोड़ गए, क्योंकि अपने बछड़ा छोड़ा था वो सांड हो गया। कहते कि सांड पकड़ ले, और हमारे लोग भी ताल ठोक के कहते ले आओ एक क्या कैटल कैचर ले आओ, इस सांड को पकड़ के दिखाते हैं। मैंने अपने अधिकारियों को चुनौती दी, एक सांड पकड़ के दिखा दो, मैं जानूं। मैंने भी बचपन से बहुत सांड और भैंसे हाके हैं, कैटल कैचर नहीं, दुनिया की कोई मशीन ले आके एक सांड पकड़ के दिखा दो। जैसे कि मजाक है सांड को पकड़ना, सांड का मैनेजमेंट होगा, वो मैनेजमेंट आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, सहयोग आप सबको करना होगा। ये जो आप कहते हैं कि हम फसल चना इसलिए नहीं बोलते कि नुकसान होता है, मटर इसलिए नहीं बोलते कि नुकसान होता है, दलहन और तिलहन इसलिए नहीं बोलते कि नुकसान होता है, ये आपका माइंडसेट है। नुकसान तो तब भी होता था, नुकसान अब भी होता है, उतना ही होता है जितना पहले होता था, ज्यादा नहीं हो रहा है, ज्यादा आप कर रहे हैं। जब तक किसान सहयोग नहीं करेगा, पशुपालक सहयोग नहीं करेगा, पशुओं की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। आप सोचते हैं हम जैसे ऑफिसर करेंगे? हम ऑफिसरों में से ज्यादातर ने तो जानवर देखा ही तब जब आपने दिखाया। शहर में पढ़ के आए तो इतना तो पता है कि गाय होती है, भैंस होती है, लेकिन कब वो रभाती है, कब वो बोलती है, हर एक बोलने का क्या मतलब होता है हमें ज्यादातर अधिकारियों को पता थोड़े ना होगा। गाय बोल रही है, किस बात के लिए बोल रही है? अगर पूछा है किस बात के लिए बोल रही है, अच्छा ये भी होता है, किस बात के लिए बोल रही है?
ये तो गांव का आदमी ही पता कर सकता है ना कि भाई गाय इस समय बोल रही तो किस बात के लिए बोल रही होगी, वो हमें पता है नहीं। और आप हमसे चाहते हैं कि हम आपके पशुओं का मैनेजमेंट कर दें? हमें समझने तो दीजिए। हमें तो ये भी नहीं पता कि सांड को गाय की तरह रस्सी डाल के पकड़ा जाता है या कैसे पकड़ा जाता है। हम तो आदेश कर देते जाओ सांड को ये रस्सी ले जाओ, जाओ सांड को पकड़ के ले आओ। आपका सहयोग चाहिए। देखिए, मैं गलत बात तो कर नहीं सकता, कोई फायदा नहीं है। आपको बेवकूफ बनाते बनाते एक लंबा समय गुजर जाएगा। व्यवस्था कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहा हूं। जितना मुझे ज्ञान है, जितनी मेरी क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से व्यवस्था कर रहा हूं। पर आपको धोखे में नहीं रखूंगा। जब तक किसान खुद नहीं चाहेगा कि मैनेजमेंट हो, तब तक मैनेजमेंट नहीं हो सकता। आपके खेत में जानवर कोई अधिकारी ले आके नहीं डाल गया, आपके खेत में जानवर कोई शहर वाला भी नहीं डाल के गया। आपके खेत में जानवर आपने डाले, व्यवस्था आप करेंगे और सबको मिलकर करना होगा। दूसरी चीज, आपस में सहयोग में आना होगा। एक जगह का किसान दूसरे जगह के किसान के सहयोग में आ गया, इसको कहते हैं ना, जैसे बड़े लोग हैं ना, बड़ी कंपनियां, आप लोगों को थोड़ा सा इन लोगों को इस बात के लिए भी ट्रेनिंग दी जाए। थोड़ा सा दृष्टांत आप लोग बताया करिए जो मैं कह रहा हूं उस सिलसिले में। आपको पता है, आपको अचानक से पता चलता है कि एक नया ब्रांड निकला है, सोनालिका का एक दूसरा ब्रांड निकला है जो ट्रैक्टर की जगह छोटा ट्रैक्टर बनाता है। आप खरीदते तो हैं, आपको ये नहीं पता चलता ये ब्रांड बना कैसे है। क्या है, एक कंपनी होती है, दूसरी कंपनी होती है, दोनों मिलके एक चीज क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं एसपीवी, स्पेशल पर्पज व्हीकल। यानी वो इसलिए बनाई जाती है कि इस कंपनी का थोड़ा सा पैसा, इस कंपनी का थोड़ा सा पैसा एक दूसरी कंपनी बना देते हैं और उस कंपनी के नाम से लोगों से शेयर में पैसा मांगते हैं और उस पैसे से एक कंपनी गठित होकर उसका वेंचर शुरू करते हैं। अब ऐसा चालाकी से भी किया जाता है और ऐसा नई चीज निकालने के लिए भी किया जाता है। कई बार होता है कि अगर कहीं पैसा डूबा तो मेन कंपनी ना डूबे, वो जो कंपनी बनी है वो डूबे। पर आपके लिए सबक है, एक किसान कोई एक फसल उगाता है, दूसरा किसान वो फसल उगाता है जिससे एक दूसरे के पूरक है। या मान लीजिए, उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, अमरोहा में मछली का दाना बनता है। किससे? जो मकई है, मकई से और मकई के डंठल से, जो आप छोड़ देते हैं, जला देते हैं, उससे, क्योंकि प्रोटीन उसमें भी है। इन सबको मिला के मछली का दाना बनता है। रामपुर के मिलक में बड़े व्यापक पैमाने पे मछली पाली जाती है। अब रामपुर की मछली कहां जाती है? दिल्ली। और अमरोहा का दाना कहां जाता है मछली का? दिल्ली। दोनों वहां से खरीदते हैं। ये जितने में बेचता है और ये जितने में बेचता है, दोनों उससे महंगे दाम में खरीद के ले आते हैं। अब अगर दोनों मिल जाए तो आसानी से एक बेहतर माहौल तैयार किया जा सकता है। पर हम सीधी दिशा में सर पर दौड़ते चले क्योंकि दिमाग नहीं लगाना। ऐसा नहीं कि आपके पास दिमाग नहीं है। देखिए, दिमाग जो है वो पढ़ाई लिखाई का खेल नहीं है। दिमाग को भगवान ने बराबर बना के दिया है। जिस दिशा में आप अपना दिमाग लगाएंगे और चलाएंगे, उस दिशा में ज्यादा तेज होगा। जैसे कहते हैं ना, गांव का कोई प्रपंची आदमी कहता है वकील को भी पढ़ा के रख देगा, दिन भर कचहरी में बैठा रहता है ना। आप लोगों के यहाँ भी कोई ना कोई होगा। वो कहां से पढ़ाई उसने की? दिन रात सबको मुकदमे में उलझाए रखता है। ऐसा कोई ना कोई प्रपंची हर गांव में 2-4 गांव के बाद होता जरूर है। कहां से पढ़ाई की उसने? दरअसल दिमाग यूज करने की चीज है। जो जो खर्चे क्यों बढ़े, किस दिशा में आप यूज करेंगे, ये आपके ऊपर तय करता है, डिपेंड करता है। तो अगर ये दिमाग हम लगाने में कामयाब हुए कि किसकी कितनी जो उगाएगा, एक दूसरे से सहयोग करेंगे, या फिर शहद बिजनौर वाला, शहद उगाने वाला, अमरोहा वाला और रामपुर वाला, तीनों अगर मिल गए तो एक बड़ा बल्क में शहद हो जाएगा। दिल्ली के मार्केट में जब आप बैठेंगे तो कायदे से सौदेबाजी कर सकते हैं। आप भी कंपनी बनाने लगे। इसमें से कई सारे लोगों से मिलकर बड़ा अच्छा लगा कि वो अपनी धीरे धीरे शुरुआत उन्होंने कर दी है, अब कंपनी बनाने लगे। अभी छोटे स्तर पर है। मेरा प्रयास है कि जितने सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए वो लेकर हम इसको एक्सपोर्ट करें। पर उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, लोकल मार्केट में डिमांड किस चीज़ की है उसको आप पहचानिए।
ये जो लोगों की खाने की आदत है उसको थोड़ा सा आप लोग भी टैप करिए। ये क्यों क्या नाम है, मैकडोनल्ड वाले और ये जोमेटो और जितने खाने वाने की चीजें देने वाले हैं, ये ही क्यों पनपे जब आपके हाथ से सारा कुछ लेके जा रहे हैं? आप लोग क्यों नहीं उसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते? सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक कंपनी बना ली। ये तीनों कंपनियों का जो मैंने जिक्र किया, ये लोगों को खाने की चीजें देते, बर्गर, पिज्जा और क्या क्या व्हाटएवर जो भी ये मांगे वो ढाबों से देखते हैं। अच्छा, आप लोग खुद जाना ना, यहां से निकल के देखना, जो लोग 10 साल से मुरादाबाद आ रहे हैं, रास्ते में देखना कौन सी दुकान ज्यादा बढ़ी है, किस चीज की दुकान ज्यादा बढ़ रही है। एक खाने की और एक दवाई की, दो, दवाई की और खाने की। ढाबे खुल रहे हैं धड़ाधड़, ठेले खाने वाले बढ़ रहे हैं धड़ाधड़, और उसी हिसाब से दवाई की दुकानें भी बढ़ रही हैं। चलो, हम इस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, पर आप भी उसमें सहभागिता कर सकते हैं। आप खुद अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से क्यों नहीं मार्केट में प्रेजेंट कर सकते कि लोगों के खाने की हैबिट का आप भी उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकें जैसे ये ब्रांड्स कर रहे हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बहुत बढ़िया गुड़ उगाया जा रहा है यहाँ एक किसान के द्वारा, दूसरे किसान के पास चावल है वो जिसकी बहुत बढ़िया लैया होती है, क्या कहते हैं यहाँ उसको, लैया को, हाँ, लाई, वही है लैया। अब थोड़ा सा गुड़ मिला दें लैया में तो गुड़ का लड्डू तैयार हो गया। आपको पता है पैकेट में बांध के लखनऊ और दिल्ली में बड़े महंगे महंगे दामों में बेचा जा रहा है। किसने इस तरफ ध्यान दिया? नहीं दिया। गुड़ के लड्डू बिक रहे हैं, लाई के लड्डू कहते हैं उसको, लाई के लड्डू बिक रहे हैं। इसी तरह तिल के लड्डू, इसी तरह बहुत सारी चीजों के आप मिलेट के लड्डू, दुनिया भर के बहुत सारी चीजें जो खाने वाले हैं, खाने वालों की साइकोलॉजी को आप इस्तेमाल करिए और आप भी बनाइए। अब खाने वाला तो आपके मना करने से रुकने वाला नहीं है, वो खाया जाएगा, तो ठीक है, आप भी अपना कम से कम बिजनेस उसमें आगे बढ़ाइए। ये सिर्फ एक उदाहरण दिया है, आप आसपास देखेंगे तो बहुत सारे उदाहरण। जब आप किसी व्यवसाय में घुसिए तो पूरी तरह से, जैसे मेरा प्रोफेशन है प्रशासन, आपको पता है जब मैं रास्ते से निकलता हूँ, दाएं बाएं देखता हूं तो दिमाग में हमेशा टकरा के वही चीज होती है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से ये ठीक है या नहीं। कई बारी आप लोगों ने जाना या सुना होगा कि कमिश्नर साहब भ्रमण पे थे, उस समय उनको ये बात पता चली। कैसे पता चलती है? दिमाग जाके टकराता है वहीं पे, यार क्या यह सही है? फिर आके हम पूछते हैं यार ये कैसे हो रहा है। जब तक 24 घंटे आपके दिमाग में वो चीज घूमेगी नहीं तब तक हो नहीं सकता। लेकिन केवल दिमाग में घूमने से नहीं होगा, आगे आपको रास्ता तैयार करना होगा। अब आप कहेंगे हम ठेठ देहाती आदमी कोई मदद नहीं करे तो कैसे करेंगे? ये जो जगह है ना मेला, इसी बात के लिए आप पहले आगे तो बढ़ो। आज यहां पर मुश्किल से मैं समझता हूं कि किसान के रूप में 100-200 लोग होंगे, लेकिन बहुत सारे अपने गांव में बैठे हुए हैं, उन तक बात पहुंचे। आप लोगों को जोड़िए। जितना आप मेड़ कोपते हैं ना कुदाल से, मेड़ धीरे धीरे काट काट के उधर बढ़ा लिया, फिर बाद में एसडीएम साहब के यहाँ मुकदमा चलेगा, मेड़ तोड़ दी का। जितना दिमाग उसमें लगाते हैं उतना उसका आधा दिमाग अगर इसमें लगाएंगे ना, काम हो जाएगा। जितनी आप अदालतों के चक्कर मारते हैं, वकील को पैसा देते हैं, उससे बहुत कम दिमाग में, बहुत कम मेहनत में बहुत ज्यादा आप कर सकते हैं। मैं आखिर में आप लोगों से आग्रह यही करूंगा, मशीनों का काम मशीनों को करने दीजिए, लेकिन अपने हाथ को बांधिए मत। कहते हैं हम लोग बंदर थे, बंदर की संतान। पूंछ कहां है? कैसे खत्म हुई? डार्विन ने बताया, आपने इस्तेमाल करना बंद कर दिया पूंछ तो पूंछ खत्म हो गई। ठीक है, जैसे जैसे आप चीजों का इस्तेमाल करना बंद करेंगे वो खत्म होती जाएगी। चाहे वो दिमाग हो, चाहे वो आपका श्रम हो, चाहे आपके जो आइडियाज हो, इस्तेमाल करना जारी रखिए और बढ़ाइए। खेती बहुत दिमाग का काम है, किसी के कहने से। और सबसे बड़ी बात है कि खेती को कोसना बंद करिए। जब आप कोसेंगे
हम भी कोसेंगे। मैं खेती वाला हुआ करता था, मेरी अगली पीढ़ी शायद खेत देख ना पाए, इसलिए मैं अपने आवास पर जितने सारी चीज़ें सब्जी वगैरह जितना हो सकता है उगाने की और बच्चों को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर वो रूट कट गया तो किसी लायक नहीं रहे। ये मैं जानता हूँ, जड़ से कटा हुआ आदमी कहीं पे भी नहीं टिकता। जो लोग खेती और खेत से जुड़े हुए हैं उनकी सर्वाइवल, उनकी ज़्यादा लंबी आयु या समझ या व्यवहार, इन सब की गारंटी देता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको। किसान को खास तौर पर थोड़ा सा अपनी माद से बाहर निकलिए, थोड़ा सा अपने पंजों को नुकीला करिए, इस्तेमाल करिए, थोड़ी सी दहाड़, तब जाके शेर वाला लुक आएगा और तब जाके अपने फील्ड में आप डोमिनेट कर पाएंगे। सब कुछ बनिए और दलालों के भरोसे मत छोड़ दीजिए। अब समय आ गया है कि आप उस तरफ अपने कदम बढ़ाइए और खेती में प्रोसेसिंग को लेकर, व्यवसाय को लेकर अपने समय का 24 घंटे इस्तेमाल, कंबल ओढ़ के अलाव के सामने बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है। खाट पकड़ के सोने से और बैठ के सरकारों को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला है। समाज का काम समाज करेगा, खेती का काम किसान करेगा, सरकार का काम सरकार करेगी। और सरकार से ये मत उम्मीद करिएगा कि आके आपके खेत में वो फसल उगा के और फिर आपकी खेत की फसल बिकवाएगी या सेंटर खोल के कितने दिनों तक चलेगा। आपको खुद सरकार बना दूं, आप कितने दिनों तक करवाएंगे? संभव नहीं है। हर एक चीज़ की एक कीमत होती है, वो कीमत आपकी मेहनत, आपके श्रम और आपके दिमाग की हो। मैं ये उम्मीद करूंगा और आशा करूंगा जितना मैंने आपसे बोला है वो आप ही से सीख के बोला है। मैं उम्मीद करूंगा कि आगे और सीखने को मिलेगा। और जैसा मैंने जेडी साहब से आग्रह किया, चाहे भले शासन से निर्देश हो ना हो, किसान मेला को यूजफुल बनाइए। ये एक प्रांगण में सिमट के न रह जाए। किसान मेले की तिथि तय करिए तो उस तिथि पर मेला होना ही चाहिए, ताकि दूर दूर से किसान अपने प्रोडक्ट लेके आवे। उस दिन किसानों का आदान प्रदान एक दूसरे से कम हो। चाहे वो ज़मीन पे बैठ के एक बड़ा एरिया चुनिए जहाँ पे किसान सारे आवें, अपने प्रोडक्ट को लेके आवें, एटलीस्ट एक दूसरे से बातचीत करें, समझें। मेले में तो तमाशे होते हैं, किसान के मेले में किसान की बात होनी चाहिए। बाकी मेलों में सब कुछ होता है, जादू तमाशा। इसमें जादू तमाशा ना हो, केवल खेती का जादू और खेती का तमाशा हो, ये मैं उम्मीद करूंगा। और ये आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आगे जितने लोग हैं, जितने लोग हरी टोपी पहन के मेरे यहाँ आ जाते हैं बाकी सारी चीज़ों के लिए, इसके लिए भी उन्हें आना चाहिए कि इस दिशा में काम करें। कई सारे लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है आप आंदोलित होइए, लेकिन थोड़ा सा पॉजिटिव कॉज के लिए भी आंदोलित होइए, बहुत बढ़िया रहेगा। थैंक यू। बहुत